हाँ जी, हेलो भाई, सभी को जय हिंद। कैसे हो आप? हरिओम चौहान, अखिलेश यादव, जामिल हुसैन भाई, लोकेश जाट, सचिन कुमार, कुणाल भाई, ऋषि कुमार, मनीष कुमार, कैसे हो भाई आप सभी? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी जवानों का। चलिए मेरे भाई, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। 2011 की जनगणना मेरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी से मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि कल मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया है। भारत की पहली जनगणना है, ये कब हुई थी बताओ? भारत की पहली नियमित व व्यवस्थित जनगणना किसके शासन काल में हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? जनगणना 1951 के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता दर बताओ मेरे भाई। जनगणना भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? इन 5 प्रश्नों के जवाब दे दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जेपी यादव सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूं भाई, स्वागत है आपका। पहले की क्लासे भी आप लोग देखना अच्छे से। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में मेरे भाई 1872 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। भारत की पहली नियमित व व्यवस्थित जनगणना है, ये आपकी होती है 1881 में। किसके कार्यकाल में मेरे भाई? लॉर्ड रिपन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है मेरे भाई? 1951 में होती है। भारत की कुल महिला साक्षरता 1951 में 8.86% है, वो आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जनगणना है वो कौन से, किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिस पर केंद्र सरकार है वो मेरे भाई कानून है वो बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मुझे आप लोग बताओ भाई, 5 में से आप सभी का स्कोर यहां पर कितना हुआ? फटाफट अपना स्कोर बताओ मेरे भाई, फिर है वो हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग मेरे भाई आगे है वो चलेंगे। अपना स्कोर बताओ फटाफट। अपना स्कोर बताओ मेरे भाई। चलिए, जनगणना का ये हमारा पार्ट 2 है मेरे भाई। जनगणना का पार्ट 2 आपका रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट मेरे भाई आपका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 5 में से 4, 5 में से 5। चलिए बढ़िया मेरे भाई, जनगणना का पार्ट हमारा 2 रहेगा। आज हम इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की स्थिति क्या है मेरे भाई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का डाटा मेरे भाई क्या है, ठीक है। 1951 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे वर्तमान डाटा, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद भारत की जनगणना है वो आपकी नहीं हुई है। क्लियर है? चलिए, आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी कितनी है? कुल जनसंख्या है वो मेरे भाई कितनी है?
आप कहोगे सर ये है 121.08 करोड़। ये हमारे भारत की आबादी है और वर्तमान में ये 150 करोड़ पहुंच चुकी है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखना है। क्लियर है? विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत आपको ध्यान रखना है, 17.5% है मेरे भाई। विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका कितना है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का मेरे भाई 17.5% मेरे भाई आबादी है वो भारत की है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो। ठीक है जी। इस समय हमारा जनगणना आयुक्त कौन था मेरे भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोग मुझे बताओ, जनगणना आयुक्त है ये कौन था? जनगणना कराने वाला कौन था मेरे भाई? आप कहोगे सर डॉक्टर सी चंद्रमौली था। कौन था मेरे भाई? डॉक्टर सी चंद्रमौली आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है। और इस समय मेरे भाई शुभंकर है, वो एक परगणिक शिक्षिका थी, ध्यान रखना है। शुभंकर कौन थी? एक परगणिक शिक्षिका। चलिए, इसके अलावा मेरे भाई आप लोगों को ध्यान रखना है, परगणिक शिक्षिका होती है ये। भेज दी हो? ठीक है। परगणिक शिक्षिका आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इस समय आदर्श वाक्य क्या था मेरे भाई? 2011 की जनगणना के समय आदर्श वाक्य क्या था, ये पूछा जाता है कई बार। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का मेरे भाई आदर्श वाक्य था, आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा मेरे भाई ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका कितना था? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यानी गांवों के अंदर कितने प्रतिशत लोग मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार रहते थे? तो ये थे आपके मेरे भाई, ध्यान रखना, 68.8% लोग हैं वो गांवों में रहते थे। बाकी जितने बचे हैं वो आपके शहरों में रहते थे, ध्यान रखना। तो शहरी या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, शहरी या नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो मेरे भाई आपका कितना है? वो है 31.2। 100 में से 68.8 आप निकालोगे तो 31.2 बचेगा। इतने प्रतिशत लोग मेरे भाई गांवों में रहते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग 68.8% लोग हैं वो शहरों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें कि पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत मेरे भाई कितना है? पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत, पुरुष कितने प्रतिशत लोग रहते हैं?
पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम बात करें मेरे भाई, तो महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा है। 51.47% मेरे भाई पुरुष है, और बाकी जो बचा वो हो जाएगा आपका महिला जनसंख्या का प्रतिशत। इतने प्रतिशत मेरे भाई महिलाओं का है, ये आपको ध्यान रखना है। 51.47, तो पीछे कितना बचा आपका 48.53%, ये महिलाओं का प्रतिशत है। यहां तक सभी प्यारे जवान लिखेंगे, उसके बाद मेरे भाई हम लोग हैं वो आगे चलेंगे। ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे भाई ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म मेरे भाई पूछे जाने की संभावना होती है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी मेरे भाई। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें अगर हम भारत की आबादी का प्रतिशत निकाले तो 17.5% है। इस समय हमारे जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है। शुभंकर है एक परगणिक शिक्षिका। 2011 की जनगणना हो रही थी ना, तब मेरे भाई एक शिक्षिका, एक लेडी थी जिसके हाथ में बैग था, और जो अधिकारी है आला अधिकारी वो जनगणना कर रहे थे, तो उनका डाटा इकट्ठा कर रही थी, उसे शुभंकर कहा जाता है। एक परगणिक शिक्षिका थी। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2। ये ग्रामीण और शहरी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 17.5। हाँ जी सर, बच्चों का प्रतिशत कितना था, बच्चों का भी लिखाऊंगा अभी, बच्चों का भी लिखाऊंगा अभी। यहां तक आप सभी प्यारे भाई लिखो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहां तक लिखो मेरे भाई। रजनीश कुमार सर, हमें पूरा याद है। अच्छी बात है भाई, आपको याद है तो। चलिए, यहां तक लिख लिया आप सभी प्यारे नौजवानों ने। रोज कितने घंटे रिवीजन करें, कम से कम 2-3 घंटे तो रिवीजन करो। हाँ जी, लिख लिया मेरे भाई आप सभी प्यारे जवान। ध्यान रखना है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा है। हमारी जो वर्तमान के अंदर जनगणना होनी थी, ये कोविड के चलते मेरे भाई पोस्टपोन्ड कर दिया, ध्यान रखना है। 2021 में ये जनगणना होनी थी, उसके बारे में भी आपको मैं डाटा है वो मेरे भाई बताने वाला हूं। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। आगे चलो मेरे भाई, आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है, 0 से 6 आयु वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत कितना था। 0 से, देखो पुरुषों की हमने बात कर ली, पुरुष थे 51.47%। महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना था मेरे भाई, 48.53%। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपका मेरे भाई 0 से 6 आयु वर्ग में जो बाल लिंगानुपात की श्रेणी में आते हैं, उनका प्रतिशत कितना था। तो ध्यान रखना है, 0 से 6 आयु जनसंख्या का प्रतिशत। अभी आपके 2024 वाले आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था कि सबसे ज्यादा
बाल लिंगानुपात किस राज्य में है ना। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं ना, ये वाला मेरे भाई रेशियो बाल लिंगानुपात कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखना 13.60% है वो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे मेरे भाई शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे भाई इस जनगणना के वक्त कुल कितने प्रश्न है वो पूछे गए, कुल कितने प्रश्न है वो पूछे गए, कुल कितने प्रश्न मेरे भाई पूछे गए थे। तो ध्यान रखना जनगणना करते वक्त इसमें टोटल 29 प्रश्न है वो आपके शामिल थे मेरे भाई। क्लियर है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ तो जनगणना हो नहीं सकती, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, उनके माध्यम पर मेरे भाई ये जनगणना आपकी कंडक्ट होती है। और कितने चरण इसके अंदर हुए थे, कितने चरणों में जनगणना हुई थी 2011 की, तो ध्यान रखना है कुल 2 चरणों में, कुल 2 चरणों में यह जनगणना संपन्न हुई थी, यह जनगणना संपन्न हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो 2 चरण आप कहो तो मैं लिखा दूंगा, बाकी अच्छे लेवल के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उन 2 चरणों के बारे में भी, बाकी आपके एग्जाम के लेवल का वो कंटेंट नहीं है। इतना ध्यान रखना 2 चरणों के अंदर मेरे भाई ये जनगणना संपन्न हुई थी। ओके, इसके अलावा नोट लगाकर आप सभी एक बात लिख सकते हैं, भारत में पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। क्लियर है, भारत में पहली जाति आधारित जनगणना है ये 1931 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1931 के अंदर पहली जाति पर आधारित जनगणना हुई थी, इससे पहले जाति पर आधारित जनगणना नहीं होती थी, है ना। आगे हम लोग जैसे बात करेंगे कि ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, क्लियर है, जो अनुसूचित जाति जनजाति होती है उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। पहले कॉमन होती थी जनगणना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मुझे आप लोग बताओ मेरे भाई, जो जनसंख्या हम बात कर रहे हैं ये वाली जनसंख्या है, आप लोग जैसे साइंस के अंदर पढ़ते होंगे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये प्रश्न कभी कभार सीधा पूछ लिया जाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन होता है उसे मेरे भाई क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। डेमो यानी जनता मेरे भाई, ध्यान रखना, डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन किस में किया जाता है, डेमोग्राफी में किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। हाँ जी, इसके अलावा देखिए 1-2 पॉइंट है वो मैं आपको एक्स्ट्रा यहां लिखाना चाहूंगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों को ध्यान रखना है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण का जो प्रवासन है, प्रवासन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ग्रामीण से ग्रामीण का प्रवासन है, इनका जो प्रतिशत है वो मेरे भाई सबसे अधिक है, इनका जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो महिलाएं होती है वो उनका मुख्य प्रवासन होता है विवाह। महिलाएं क्या करती है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाती है ना, वो किस लिए जाती है, वो अपने मायके से मेरे भाई अपने ससुराल जाती है, एक गांव से दूसरे गांव, तो उनका प्रवासन गांव से दूसरे गांव की ओर रहता है, इसलिए ग्रामीण से ग्रामीण का प्रवासन अधिक होता है। लेकिन अगर हम पुरुष की बात करें, क्लियर है, नोट लगाकर आप सब लिखना, पुरुष
बाहर है वो किस लिए जाते हैं? पुरुष है वो बाहर किस लिए जाते हैं? पुरुष विवाह के लिए तो जाते नहीं है। भाई आप लोग घर से बाहर किस लिए जाते हो? रोजगार के लिए जाते हो। तो आप सभी को ध्यान रखना है, पुरुष प्रवासन का जो मुख्य कारण है, पुरुष प्रवासन का पुरुष प्रवासन का मुख्य कारण, पुरुष बाहर किस लिए जाता है? सबसे ज्यादा तो जाता है वो शिक्षा के लिए। क्लियर है? शिक्षा के लिए जाता है, इसमें इनका प्रतिशत होता है लगभग 2%। इसके अलावा पुरुष विवाह की अगर बात करें तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, 4% इनका डाटा है, जो बाहर जाके मेरे भाई फंस जाते हैं शादी करके। और सबसे ज्यादा है वो है रोजगार, रोजगार के अवसर के लिए पुरुष है वो मेरे भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये इनका रेशियो होता है। और महिलाओं का जो मेरे भाई, महिला का मुख्य प्रवासन का जो कारण है, मुख्य प्रवासन का जो कारण है वो है आपका विवाह। ये आपको ध्यान रखना है। ये 2011 के अकॉर्डिंग कुछ डाटा है जो आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए अब 2021 की जनगणना की जो हमारी होने वाली थी उसके बारे में आपको मैं डाटा बताता हूं। एक भाई ने पूछा है सर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ये कब लागू हुई थी? तो ये आपकी वर्ष 2000 में लागू हुई थी। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 वर्ष 2000 में लागू हुई थी। ठीक है, चलिए आप लिख भी सकते हैं भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, यहां पर लिख सकते हैं आप भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है आपकी, ये ध्यान रखना वर्ष 2000 में लागू हुई, ये आपको ध्यान रखना है। मृत्यु दर कितना था सर? अच्छा गुड्डू चौधरी, अभी आगे हम बात करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लिखो यहां तक। हाँ जी, गुड्डू चौधरी मृत्यु दर अगर आप अभी पूछना चाहते हैं तो 7.1% था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप सभी ने? अब देखिए जो करंटली आपकी जो जनसंख्या है वो मेरे भाई किस लिए नहीं हुई, और इसके अंदर मेरे भाई इस जनगणना को जैसे पहले से प्रस्तावित था कौन कौन करवाएंगे, लेकिन कोविड के चलते इसको फिर आगे पोस्टपोन्ड किया गया। देखो 2021 की जनगणना आपकी जो होनी थी, ये मेरे भाई क्यों नहीं हुई, इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ी जानकारी देता हूं। देखो कोविड 19 महामारी के कारण है वो इसे रद्द कर दिया गया। कोविड 19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। वरना मेरे भाई ये आपकी 2021 वाली जनगणना होती और बहुत सारा डाटा है वो आप लोगों को नया याद करना होता, लेकिन कोविड के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है।
और ध्यान रखना, ये जनगणना किस प्रकार से होनी थी, 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होनी थी। ध्यान रखना, ये पहले से ही प्रस्तावित थी कि ये कैसी किस प्रकार से होगी, ये डिजिटल होगी। ध्यान रखना, ऑनलाइन डिजिटल जनगणना होगी, ये इसका मेरे भाई ध्यान रखना करने का लक्ष्य था कि डिजिटल जनगणना होगी। लेकिन हुई क्या, ये नहीं हुई। कोविड के चलते मेरे भाई इसे नहीं करवा पाई, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय आपके जनगणना आयुक्त कौन थे 2021 में? इस समय आपके जनगणना आयुक्त 2021 में कौन थे भाई? विवेक जोशी। अगर ये जनगणना होती तो विवेक जोशी है वो मेरे भाई इस जनगणना को करवाते, लेकिन ये नहीं हुई। इसका आदर्श वाक्य है वो हम लोगों ने क्या तय रखा था मेरे भाई? इसका जो आदर्श वाक्य है 2021 की जनगणना का, वो था जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसका मेरे भाई आदर्श वाक्य है, वो रखा गया था। और इसमें कुल प्रश्न है वो 31 पूछे जाने थे। कुल जो प्रश्न है उनकी संख्या यहाँ 31 थी मेरे भाई, ध्यान रखना। अब मुझे कोई बता सकता है वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में आपके जनगणना आयुक्त है वो मेरे भाई कौन है, जो आगे की आपकी जो जनगणना होगी उसको कंडक्ट करवाएंगे? तो आप सभी प्यारे भाई है वो यहाँ पर नोट लगाकर लिखेंगे मेरे भाई, वर्तमान 2025 में, वर्तमान 2025 में जनगणना आयुक्त, वर्तमान 2025 में जनगणना आयुक्त है वो आपके कौन है मेरे भाई? तो वो आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ये आपको ध्यान रखना है। और यही आपकी जो आगे की जनगणना होने वाली है जो प्रस्तावित है। सर लिखने का टाइम दो, हाँ बिल्कुल लिखने का टाइम आपको मिलेगा। तो ये मृत्युंजय कुमार नारायण, ध्यान रखना है आपकी जो 2026-27 तक जनगणना चलेगी वो यही करवाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक सभी प्यारे भाई लिखो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी 2011 वाली पेंडिंग है ना मेरे भाई, 21 वाली सॉरी। 2026 में करवा ली जाएगी आप लोगों की जनगणना। ठीक है, लिख लिया मेरे भाई? हाँ जी। अब देखो मेरे भाई हो गया है, एक बच्चा कह रहा है हो गया है सर। कुछ मैं आपको जनगणना का जो डाटा है वो बताता हूं। ठीक है, देखो हमारी जनगणना में किस प्रकार से मेरे भाई वृद्धि है वो हमें देखने को मिली, और कौन से साल है वो हमें कमी देखने को मिली, उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। देखो एक सेकेंड।
देखो, आप सभी के लिए एक डाटा मैंने तैयार किया है। इस डाटा के माध्यम से आप समझ पाओगे कि कौन से साल हमारे देश के अंदर जनसंख्या में भयंकर मेरे भाई कमी देखने को मिली और कौन से साल है वो जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। तो देखो, ये प्रति दशक वृद्धि दर है, यानी 10 वर्षों के अंतराल में मेरे भाई कितनी हमारी जनसंख्या में वृद्धि आई, कितनी हमें कमी देखने को मिली। तो इसमें देखो एक आपको डाटा दिख रहा होगा -0.31, यानी ये वाला जो दशक है 1911 से लेके 1921 का जो दशक है, इसमें ध्यान रखना जो जनसंख्या है वो मेरे भाई सबसे कम हुई। इस समय भयंकर मेरे भाई महामारियां आई थी, वर्ल्ड वॉर भी चला था और अकाल भी पड़ा था, जिसके चलते मेरे भाई 1911 से 1921 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या में कमी आई। तो यहां आप सभी को ध्यान रखना है 1911 से 1921 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या में कमी आई, सबसे ज्यादा जनसंख्या में कमी आई। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए भारत के अंदर वो कौन सा दशक था जिसमें जनसंख्या में सबसे ज्यादा कमी आई, तो वो 1911 से 1921 का दशक है, जिसमें माइनस भयंकर अकाल, भयंकर बीमारियां थी, जिसके चलते मृत्यु दर का प्रतिशत है वो बढ़ा था और जो जन्म दर है उसका प्रतिशत घटा था मेरे भाई। तो इस वाले दशक में सबसे ज्यादा हमें कमी देखने को मिली। इसके अलावा मुझे आप लोग बताइए सबसे ज्यादा कौन से दशक में वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो यहां देखो +24.80, यानी 1961 से 1971 का जो दशक है, 1961 से 1971 के दशक में, 1961 से 1971 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई। सर्वाधिक मेरे भाई जनसंख्या में हम लोगों को भयंकर वृद्धि देखने को मिली, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर है जनसंख्या में वो कौन से दशक में है, 1961 से 1971 का जो दशक है उसमें सबसे ज्यादा मेरे भाई वृद्धि देखने को मिली। और आप यहां देख सकते हैं 1921 के बाद लगातार हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम 1921 के दशक को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। इसे कहा जाता है महान विभाजक वर्ष कहते हैं। इसके बाद में लगातार हमारी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है, ये भी आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है, ठीक है। 2021 में देखो 1.21 यानी 121.08 करोड़ हमारी आबादी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, उसके बाद में पहली जनगणना 1951 में हुई, उस समय हमारी जनसंख्या 36.10 थी। आज कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग मेरे भाई 121.08। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जनसंख्या है वो मेरे भाई यहाँ 36 दुआ 72, मतलब 3.5 गुना जनसंख्या है वो हमारी बड़ी है। 3.5 गुना जनसंख्या है वो बड़ी है मेरे भाई 1951 से लेके 2011 तक। ये भी आप प्यारे भाई है वो देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। सर गुड्डू चौधरी ये बच्चों वाले प्रश्न पूछ रहे हो आप, 1921 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1921 में था क्या भारत का प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री मेरे भाई देश आजाद हुआ ना उसके बाद बने हमारे नेहरू जी, ध्यान रखना। चलिए अब देखिए इसको एक नोट्स के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। ये तो आपको एक समझाने का तरीका है, आप लोगों को पता चल गया कि हाँ कौन से साल में जनसंख्या में सबसे ज्यादा कमी हुई और कौन से साल में जनसंख्या में सबसे ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब सभी प्यारे बच्चे हैं ना वो यहां हेडिंग डाल लो मेरे भाई 10 की वृद्धि दर। अभी हम बात करेंगे कौन से वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर है वो हमें देखने को मिली, सबसे कम 10 की वृद्धि दर है
वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है 1911 से 1921 के दशक में, 1911 से 1921 का जो दशक है, इसमें मुझे आप लोग बताओ जनसंख्या में वृद्धि हुई थी या जनसंख्या में कमी आई थी? एक बार बताएंगे सारे प्यारे भाई, सारे प्यारे भाई बताएंगे। आप कहोगे सर 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में, दशक में जनसंख्या में सबसे ज्यादा मेरे भाई कमी आई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कितने प्रतिशत की यहां पर कमी है वो हम लोगों को देखने को मिली मेरे भाई। तो बात की हमने -0.31% की, ध्यान रखना, जिसका कारण था अकाल और बीमारियों का प्रकोप, जिसका मुख्य कारण अकाल बीमारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर है वो बढ़ा था, और नई जो प्रजनन मेरे भाई, नई जो आपकी जनसंख्या में वृद्धि है, जन्म दर है, वो यहां घटी थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रकोप था जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा वो कौन सा दशक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली? तो आप कहोगे सर, एक तो ये ध्यान रखना है 1921 के बाद लगातार हमारी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार तीव्र वृद्धि हुई, लगातार तीव्र वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, इसलिए इसे महान विभाजक का वर्ष कहा जाता है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। लगातार हमारी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली, मतलब इस वाले दशक के बाद हमारी जनसंख्या में कमी नहीं आई है। दिन प्रतिदिन मेरे भाई जनसंख्या बढ़ रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है ना मेरे भाई? वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है मेरे भाई। अब बात करते हैं कौन से दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा हुई। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 1961 से लेके 1971 के दशक में, 1961 से 1971 के दशक में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई, जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई, वृद्धि दर दर्ज हुई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां कितने प्रतिशत मेरे भाई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है +24.80% है वो जनसंख्या में। 1961 से 1971 के दशक में सबसे ज्यादा हमें वृद्धि है वो देखने को मिली मेरे भाई।
हाँ, गुड्डू चौधरी ने अपना प्रश्न बदल दिया है। अब ये पूछ रहे हैं सर 1921 के समय है। अच्छा, 1911 से 21 के समय। अच्छा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे आपके उस समय वॉइस राय मेरे भाई, है ना। फिर आपके लॉर्ड रीडिंग बने थे इनके बाद में। फिर लॉर्ड इरविन आ गए थे आपके, ध्यान रखना है। वो इतिहास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग सर्वाधिक वर्दी दर वाले जो राज्य है उनकी हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, और सबसे कम जो दशकीय वर्दी दर वाले राज्य है उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहां पर आप लोग एक चीज और लिखना, एक पॉइंट और अच्छा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। लाडली 2001 से लेके 2011 के दौरान भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रही, ये आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे 2001 से 2011 के दौरान, 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर है वो मेरे भाई 17.7% रही। 17.7% मेरे भाई रही। और हम अगर वार्षिक की बात करें, प्रत्येक वर्ष की, तो वार्षिक वृद्धि दर अगर आपको पूछे, 10 के पूछे तो 17.7, वार्षिक आपको पूछे तो वो है 1.64%। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष की अगर वृद्धि दर देखे तो, और कंप्लीट 10 सालों की देखे तो 17.7%। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, अब आ जाओ, हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन से हैं, और न्यूनतम मेरे भाई दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन से हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। चलिए, यहां तक सभी प्यारे भाई लिखेंगे, और लिख लिया तो आप लोग कमेंट करना फिर। चलिए, सर 1921 से 1900, अच्छा 1911 से 1921 में कौन सी बीमारियां थी। नाम बीमारियां हैं तो बीमारियां बहुत सारी है। देखो उसमें स्पेनिश फ्लू आ गया था, और जैसे अकाल भी पड़ा था, वो तो चलो बीमारी नहीं है, लेकिन कुपोषण हो गया था, प्लेग था, हैजा था, चेचक था। बहुत सारी बीमारियां थी, घातक बीमारियां थी, जिसके चलते मेरे भाई देश की जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। लाखों लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई मेरे भाई। और इस समय युद्ध भी था, आपका प्रथम वर्ल्ड वॉर भी था, ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा इस समय बीमारियां प्लेग, हैजा और चेचक थी, ध्यान रखना, जिसके चलते बहुत सारे लोग हैं वो मारे गए। और जब लोग ज्यादा मरे तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या में कमी आई, और जो जन्म होने वाला है उसमें कमी आई मेरे भाई। लिख लिया? हाँ जी सर, लिख लिया है, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य। सभी प्यारे बच्चे हैं वो अब हेडिंग डालेंगे। सर्वाधिक, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्यों की हम बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा वृद्धि है वो हमें देखने को मिली है। 10 की वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, आप लोग समझते हो ना। 10 की वृद्धि दर अर्थात जैसे मान लो 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद हुई 2011 में, ठीक है। तो इन 10 वर्ष के अंतराल में मेरे भाई हमारी जो जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, यही आपकी 10 की वृद्धि दर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पिछले 10 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली, तो ध्यान रखना 1 नंबर पर आता है मेघालय। 1 नंबर पे आता है मेघालय।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है वो मेघालय में होती है। कितनी होती है भाई? 27.95%। यानी यहाँ की जो कुल आबादी है उसमें पिछले 10 सालों की तुलना में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली मेरे भाई। ठीक है। 2 नंबर पर आता है फिर आपका अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई। 2 नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में है वो भी तकड़ी मिली मेरे भाई, 26.03%। ध्यान रखना। और 3 नंबर पे है हमारा बिहार। एक बिहारी शो पे भारी। बिहार भी जबरदस्त है मेरे भाई, देखो 25.42% मेरे भाई। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमें देखने को मिली। कभी कभार देखो एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज हुई। अब सबको पता है मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर हुई, लेकिन ऑप्शन में बाबू मेघालय नहीं मिलता, आपको अरुणाचल प्रदेश मिलता है। कभी अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलता तो बिहार मिलता है। तो आपको टॉप 3 राज्यों के बारे में पता होना चाहिए कि ये वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मेरे भाई जनसंख्या वृद्धि दर है वो देखने को मिली मेरे भाई। इसकी ट्रिक बना सकते हैं, मैं अभी आया जनसंख्या वृद्धि करके, है ना। मैं अभी आया जनसंख्या वृद्धि करके, मैं से मेघालय, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, अभी यानी बिहार। मैं अभी आया जनसंख्या वृद्धि दर करके। 1 नंबर पे मेघालय है, 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, 3 पे बिहार है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं न्यूनतम, सबसे कम है वो 10 की वृद्धि दर है वो कहां देखने को मिली है। आ जाओ मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य। न्यूनतम, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 राज्य है वो मैं आपको लिखाता हूं। हमारे वो कौन से 3 राज्य है जहां पिछले 10 सालों की अगर हम देखें जनसंख्या में, तो वहां मेरे भाई ध्यान रखना सबसे कम 10 की वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है। जिसमें एक तो ऐसा राज्य है नागालैंड जहां माइनस के अंदर है, यानी यहाँ की जनसंख्या में बाबू कटौती देखने को मिली है। नागालैंड, नागालैंड ध्यान रखना, -0.58% यहां आप देख सकते हैं जनसंख्या में कटौती देखने को मिली है। तो प्रश्न आया 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका नागालैंड। नागालैंड के बाद में देखिए केरल, ध्यान रखना है, केरल 4.91। यहां पर मेरे भाई केवल इतनी प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है, पता नहीं कहां बिजी रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है गोवा मेरे भाई, गोवा, गोवा में है आपकी 8.23%। केवल इतनी ही प्रतिशत यहां जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे ज्यादा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि बताइए सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर है वो कहां है, या सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहां है, मेघालय। ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 राज्य, तो सबसे कम तो है नागालैंड। नागालैंड ऑप्शन में ना आए, केरल आए तो फिर आपको केरल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है। और केरल भी ऑप्शन में ना आए तो फिर आपको गोवा करना होगा। इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर तीनों ऑप्शन में है तो फिर आपको सबसे कम नागालैंड में है तो ये करना होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक सभी प्यारे भाई लिखो। सर कल छुट्टी है क्या? कल क्या है मेरे भाई जो छुट्टी है? छुट्टियों का बड़ा शौक है आपको, क्या करते हो छुट्टी के अंदर?
हाँ जी, अब ये तो बात हो गई राज्यों की। ठीक है मेरे भाई। सर नागालैंड गलत है। नागालैंड गलत कैसे है? सही है नागालैंड मेरे भाई। हम्म, नागालैंड ही है आपका जहां सबसे कम मेरे भाई ध्यान रखना है 10 की वृद्धि दर है। यहां बिंदी लगा लो आप अगर आपको लग रहा है तो। नागालैंड, ये लो, लिख लिया गुरुदेव, लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये तो राज्यों की बात हो गई भाई। राज्यों में सबसे ज्यादा तो मेघालय है, सबसे कम है नागालैंड। ठीक है मेरे भाई। कल गणपति बाबा आ रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, गणपति बाबा मोरिया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है मेरे भाई। सब पढ़ाएंगे हम आपको, मस्त रहो। अब हेडिंग डालेंगे न्यूनतम सॉरी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश है, वो आपको मैं लिखा देता हूं, है ना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है वहां 1 नंबर वाला ही ज्यादा पूछा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। अभी तो हमने राज्यों की बात की ना, अब आ जाओ केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 बहुत है। 2 केंद्र शासित प्रदेश की मेरे भाई हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, आप लोग ये लिखो, तब तक मेरे एक अर्जेंट फोन है, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। हाँ जी, तो मेरे भाई सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? आपको अगर पता होता है ना तो आप लोग कमेंट किया करो। जैसे देखो रजनीश भाई ठीक बता रहा है, सर टाइम हो गया, अभी 5 मिनट है ससुरे। आप लोगों को अगर मैं कोई पॉइंट लिखता हूं ना तो आप लोगों को याद होता है तो आप कमेंट किया करो, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे भाई कि हाँ मुझे ये ऑलरेडी याद था। ठीक है, चलिए। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर में हम 2 देखेंगे। तो पहला तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, एक तो है दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां देखो मेरे भाई सबसे ज्यादा 55.88% मेरे भाई, 55.88%। यानी राज्यों की तुलना में भी अगर हम बात करें तो भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर देखने को मिली। 2 नंबर पे है आपका दमन और दीव। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाई फ्री रहते हैं, ये इनका काम केवल जनसंख्या को इंक्रीज करना ही है ना मेरे भाई। तो यहां देखो दमन और दीव में है 53.76% मेरे भाई, 53.76%। देखो राज्यों की देखो आप क्या हालत है। राज्यों में मेघालय है हाईएस्ट पर मेरे भाई। उसके बाद देखो अगर हम टॉप राज्यों की बात करें, केरल देखो साक्षरता में सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या में मेरे भाई उतना दबदबा नहीं है इसका। इधर देखो भाई दादर नगर हवेली का है, एक अलग ही दबदबा है मेरे भाई। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, आ जाओ मेरे भाई। राज्यों के अंदर तो नागालैंड है, फिर केरल है, फिर आपका गोवा है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन हाँ कल की छुट्टी नहीं है मेरे भाई, प्रिंस भाई कल की छुट्टी नहीं है। आप त्योहार को आराम से मनाना, हम लोग भी मनाएंगे और पढ़ाएंगे, दोनों काम करेंगे। चलो सबसे कम की देखो अगर हम बात करें
तो राज्यों की तुलना में तो अच्छा है। केंद्र शासित प्रदेश देखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ना 6.3% यहाँ की 10 के वृद्धि दर में मेरे भाई कमी है, ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप है 2 पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर है 6.86%। ये आप देख सकते हैं। तो राज्यों की तुलना में तो कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश भी अच्छे हैं, जो मेरे भाई जनसंख्या वृद्धि में ठीक है इनका मामला। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए आप लोग, जो बच्चा यहां अगर बहुत कमजोर है कि सर मुझे इतना याद नहीं होता, तो प्लीज एक एक नंबर वाले तो आपको 100% याद रखना है। 2 नंबर तक भी आप प्रयास कीजिए, और जो बच्चा होशियार है वो मैं जितना लिखा रहा हूं उतना कंप्लीट याद करो। मेरे साथ बोलो, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहां है? सबसे ज्यादा आप कहोगे सर मेघालय में। सबसे कम कहां है? आप कहोगे सर नागालैंड में। उसके बाद सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में कहां है मेरे भाई? आप कहोगे दादर नगर हवेली। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लक्षद्वीप। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो अब हमारी क्लास का भी वक्त हो गया है। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना मेरे भाई। कल हम लोग फिर आपसे मेरे भाई मुलाकात होगी, आगे की जो क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके मेरे भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे भाई।